1800 के दशक के अंत में टेलीफोन के आविष्कार को दुनिया के सामने पेश किया गया था। शुरुआत में लोग इस नई तकनीक को लेकर संकोच में थे, लेकिन सिर्फ 2 शताब्दियों बाद हम में से कई लोग अपनी जिंदगी फोन के बिना सोच भी नहीं सकते। लापता व्यक्ति की जांच में मोबाइल फोन जांचकर्ताओं को सबूतों का खजाना दे सकते हैं और कई बार लोग अपने पीछे सिर्फ एक फोन कॉल छोड़ जाते हैं। नंबर 20 वर्षीय एंजेला हैमंड क्लिंटन मिजोरी की कुछ शहर में एक मिलनसार, खुले स्वभाव वाली और लोकप्रिय युवती के रूप में वर्णित किया गया था। 1991 में एंजेला के बॉयफ्रेंड रॉब शेफर ने एक घुटने पर बैठकर वो सवाल पूछा जिसका सपना बहुत लोग देखते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एंजेला ने जाहिर है हाँ कहा और वे दोनों अपनी परियों जैसी शादी के दिन की योजना बनाने लगे। एंजेला अपनी जिंदगी में कई चीजों को संभाल रही थी। दिन में एंजेला एक स्थानीय बैंक में काम करती थी और शाम होते ही वे सेंट्रल मिजोरी स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेती थी। लेकिन एक और चीज थी जिसे एंजेला को संभालना था। सगाई से ठीक पहले एंजेला को पता चला कि वो गर्भवती है। हैमंड्स ने इस खुशखबरी का स्वागत किया और उस साल अप्रैल तक वे बच्चे के आगमन की तैयारी कर रहे थे। 4 मई 1991 को एंजेला और रॉब ने हैमंड परिवार के साथ एक बारबेक्यू में हिस्सा लिया और थोड़ी देर बाद रॉब को वापस घर छोड़ दिया गया क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी थी। रॉब ने अपनी मंगेतर से कहा कि वो बाद में उससे मिलेगा, ये जाने बिना कि ये उनका साथ बिताया आखिरी पल होगा। रॉब को छोड़ने के बाद एंजेला ने शाम अपने दोस्त के साथ बिताई, रात 11-15 बजे तक। अब वो अकेली थी और उसने रॉब के घर से कुछ ही ब्लॉक्स दूर एक पे फोन तक ड्राइव करने का फैसला किया। फोन पर एंजेला ने उससे कहा कि वो मिलने के लिए बहुत थकी हुई है और वो घर जाकर नहाना चाहती है। जैसे जैसे बातचीत चलती रही, एंजेला ने नोटिस किया कि एक अजीब हरे रंग की फोर्ड पिकअप ट्रक पेफोन वाले ब्लॉक के चक्कर लगा रही थी। कुछ मिनटों बाद ट्रक रुकी और एक आदमी बाहर निकला। रॉब ने बाद में जासूसों को बताया कि वो फोन पर बहुत घबराई हुई लग रही थी और उसे ठीक ठीक बता रही थी कि वहां क्या हो रहा है। रॉब ने यह भी सुना कि उसकी मंगेतर उस अनजान आदमी से पूछ रही थी कि क्या उसे फोन इस्तेमाल करना है, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद उनकी बातचीत एंजेला की चीखों और उस अनजान आदमी के ये कहने से टूट गई, मुझे वैसे भी फोन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। रॉब ने ठीक उसी समय अपनी मंगेतर को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना जब संघर्ष की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। चूंकि उसका घर पेफोन के बहुत पास था, वो तुरंत अपने ट्रक की ओर भागा और ड्राइव करने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जब रॉब मौके पर पहुंचा तो उसने एक ग्रीन फोर्ड पिकअप ट्रक को म्यूरल स्टिकर के साथ वहां से भागते हुए देखा। उसने ट्रक का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसने गलती से गाड़ी को रिवर्स में डाल दिया, जिससे उसके पुर्जे खराब हो गए। रॉब ने पुलिस को बताया कि उसने जितना हो सका ट्रक का पीछा किया, लेकिन उसकी कार धीरे धीरे खराब होने लगी। 1 घंटे के भीतर मिजोरी स्टेट हाईवे पेट्रोल को डाउनटाउन क्लिंटन भेज दिया गया था और कई और अधिकारी ट्रक को खोजने के लिए सड़कों पर निकल पड़े थे। रॉब को ट्रक की नंबर प्लेट से सिर्फ XY ही याद था, जिससे अधिकारियों को ज्यादा सुराग नहीं मिल पाए। रॉब की कहानी अविश्वसनीय लग रही थी। तब तक ऐसा ही था जब तक 2 गवाह सामने नहीं आ गए जिन्होंने हरे ट्रक वाले अनजान आदमी की कहानी की पुष्टि की। रॉब को कभी भी संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है और एंजेला की गुमशुदगी में उन्हें संदिग्ध नहीं माना जाता। टीवी शो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ने एंजेला की गुमशुदगी पर एक सेगमेंट प्रसारित किया, जिससे उनके मामले को लेकर जनता में नई जागरूकता आई। लेकिन कई टीवी शो और लेखों के बावजूद उनका मामला अब भी अनसुलझा है। कुछ लोग मानते हैं कि कीनेथ मैककॉफ, जो टेक्सास का एक कुख्यात सीरियल किलर है, किसी तरह इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए कभी कोई सबूत नहीं मिला। 2021 में जांचकर्ताओं ने कुछ नई जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब उन्हें लगता है कि एंजेला गलत पहचान का शिकार हुई थी। 4 अप्रैल 1991 को एक और महिला जिसका नाम एंजेला था और जिसके पिता मुखबिर बन गए थे, उसे एक धमकी भरा नोट मिला। पुलिस अब किसी भी जानकारी रखने वाले लोगों से आगे आने की अपील कर रही है। एंजेला मैरी हैमंड को एक गोरी महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल भूरे हैं, आंखें भी भूरे रंग की हैं। उनकी लंबाई लगभग 4 फीट 11 इंच से 5 फीट के बीच है और वजन लगभग 120 से 140 पाउंड के बीच है। उनके ऊपरी होंठ पर एक निशान है और वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हैं। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि क्लिंटन पुलिस विभाग से संपर्क करे। नंबर है 660-885-2679 और केस नंबर 910488 का हवाला दें। नंबर 1990 के दशक के मध्य तक 40 वर्षीय डायन ऑगेट के लिए जीवन कठिन हो गया था। हालांकि इन सब के बावजूद डायन ने अपना सकारात्मक और दूसरों पर भरोसा करने वाला स्वभाव बनाए रखा। न्यूयॉर्क में जन्मी डायन 1980 के दशक में अपने परिवार के करीब रहने के लिए ओडेसा, फ्लोरिडा चली गई थी। 1980 के दशक में डायन को बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला था और उन्हें दवाइयां दी गई थी। कुछ वर्षों तक सब कुछ स्थिर सा लग रहा था। फिर 1991 में उनके पति फ्रेडरिक ने उनसे तलाक ले लिया और उनके 3 बच्चों की कस्टडी ले ली। इससे डायन की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई और उनके परिवार ने उनकी हालत में गिरावट देखी।
1990 के दशक के मध्य तक डायन गलत लोगों के साथ घूमने लगी थी और उनके खिलाफ छोटे मोटे अपराधों का रिकॉर्ड बन गया था। डायन के परिवार ने उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश की, जिसमें उन्हें फ्लोरिडा के बेकर एक्ट के तहत अस्पताल में भर्ती कराना भी शामिल था। अप्रैल 1998 तक डायन पर 32 बार बेकर एक्ट लागू किया जा चुका था। उनकी सबसे हाल की रिहाई अप्रैल 1998 में हुई थी, जिसे उनके परिवार ने बाद में आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि डायन इसके लिए तैयार नहीं थी। 10 अप्रैल 1998 ऑक्स परिवार के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह ही शुरू हुआ। डायन हाल ही में अस्पताल से रिहा होने के बाद अपनी बहन डेबोरा के साथ रहने आ गई थी। करीब 11 बजे डेबोरा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए गईं और जब वो लौटी तो उनकी बहन गायब थी। डेबोरा ने तुरंत अपने परिवार को फोन किया और डायन को ढूंढने की बेतहाशा कोशिश की। जब ये कोशिशें नाकाम रहीं तो उन्होंने पास्को काउंटी शेरिफ के कार्यालय में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जांच शुरू हो गई। गवाह सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने डायन को फ्लोरिडा के हडसन में US 19 पर न्यूयॉर्क एवेन्यू के पास चलते हुए देखा था। फिर उसके गायब होने के कुछ दिन बाद डायन की मां को एक चिंताजनक कॉल मिली। जिस समय कॉल की गई उस समय घर पर कोई नहीं था, इसलिए कॉल वॉइसमेल पर चली गई। जब मिसेस ऑगेट ने दोबारा सुना तो उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी जिसे उन्होंने डायन के रूप में पहचाना, जो कह रही थी, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। इससे पहले की एक और आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, अरे वो मुझे दो। कॉल खत्म होने से पहले उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने हाथापाई की आवाज सुनी। कॉलर आईडी के अनुसार कॉल स्टारलाइट ओडेसा से की गई थी, लेकिन सटीक स्थान पर सहमति नहीं बन पाई है। 15 अप्रैल को न्यूयॉर्क एवेन्यू के पास US 19 के किनारे से एक कटा हुआ उंगली जिस पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगी थी बरामद की गई। इसके साथ ही कपड़े एक बैग में करीने से तह किए हुए एक सुविधा स्टोर के बाहर फ्रीजर में मिले। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये डायन की थीं। साल 2000 में उसके और भी सामान पास्को फ्लोरिडा में एक जिप लॉक बैग में मिले। डायन के मामले में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आया है और अब यह मामला ठंडा पड़ चुका है। जांचकर्ताओं के पास लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। डायन लुइस ओगेट को एक गोरी महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल सुनहरे और हल्के लाल रंग के हैं, आंखें नीली हैं, कद लगभग 5 फीट 4 इंच है और वजन करीब 130 पाउंड है। वो नियमित रूप से दवा लेती थी जो वो पीछे छोड़ दी हैं। उनके पेट पर एक निशान है और उनकी पीठ और दाहिने कंधे पर टैटू है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो उनसे अनुरोध है कि वे पास्को काउंटी शेरिफ कार्यालय के डिटेक्टिव चेत कोगिल से 727-847-5878 पर संपर्क करें और केस नंबर 98-9815-054 का हवाला दें। नंबर 18 19 वर्षीय ब्रैंडन स्वानसन को एक होशियार और बुद्धिमान युवक के रूप में वर्णित किया गया था। 2007 में ब्रैंडन मार्शल मिनेसोटा के मार्शल हाई स्कूल की ग्रेजुएटिंग क्लास का हिस्सा था और वो अपनी जिंदगी एक वयस्क के रूप में शुरू करने की तैयारी कर रहा था। हाई स्कूल के बाद उसने मिनेसोटा वेस्ट कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसने इंजीनियरिंग और विंड टरबाइन की पढ़ाई की। मई 2008 तक वो एक छात्र के रूप में अपनी नई जिंदगी में ढल चुका था और वहां कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आयोवा जाने की तैयारी कर रहा था। 13 मई ब्रैंडन और उसके साथियों के लिए शैक्षणिक वर्ष का आखिरी दिन था, इसलिए उन्होंने जश्न मनाने का फैसला किया। पार्टी लिंड में हुई, जो उसके मार्शल स्थित घर से लगभग 7 मील दूर था। ब्रैंडन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और उसकी अपनी कार भी थी, इसलिए वो जानता था कि उसे ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। पार्टी में मौजूद लोगों ने बताया कि वो नशे में नहीं था और उसने सिर्फ एक अल्कोहलिक ड्रिंक को ही छुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद वो मार्शल से करीब 35 मील दूर कैनबी में एक और पार्टी में गया, जहां उसने सिर्फ 1 या 2 और ड्रिंक ही छुई। जैसे ही 13 मई की रात 14 तारीख में बदलने लगी, पार्टी धीरे धीरे खत्म हो गई और ब्रैंडन अपनी कार में बैठकर 40 मिनट का सफर तय करके घर जाने के लिए निकल पड़ा। ये रास्ता उसके लिए जाना पहचाना था, क्योंकि वो जिस कॉलेज में पढ़ता था वो कैनबी में ही था, इसलिए उसके माता पिता को कोई चिंता नहीं थी। ये सब ठीक था जब तक कि रात करीब 2 बजे उनके फोन पर घंटी नहीं बजी। ये ब्रैंडन का फोन था। उसने शांतिपूर्वक बताया कि उसकी कार सड़क से फिसलकर एक खाई में चली गई है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई है। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वो कहाँ है ताकि वे उसे लेने आ सकें। ब्रैंडन ने उन्हें बताया कि वो लिंड के पास है। जब दोनों उस जगह पहुंचे तो वहां उनके बेटे का कोई निशान नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर से कॉल किया। कॉल में ब्रैंडन ने कसम खाई कि वो शहर की लाइट्स देख सकता है और उसने अपने परिवार से कहा कि वो अपने दोस्त के घर वापस पैदल चला जाएगा। 47 मिनट की कॉल के दौरान वो शांत लग रहा था, भले ही उसकी कार खाई में थी और वो नशे में भी नहीं लग रहा था। तीनों बार बार उसकी लोकेशन का पता लगाने और उसे लेने के लिए जगह तय करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक ब्रैंडन के माता पिता ने उसे चिल्लाते हुए सुना, क्रैप, जिसके बाद कॉल कट गई। उन्होंने बेतहाशा उसे वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। दुर्भाग्यवश लिंड पुलिस विभाग ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर देर से प्रतिक्रिया दी, क्योंकि उन्हें यह असामान्य नहीं लगा कि 19 साल का लड़का पार्टी के बाद देर रात बाहर हो। शुक्र है उन्होंने रिपोर्ट को गंभीरता से लेने का फैसला किया और अपनी जांच शुरू की।
फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसका फोन आखिरी बार लिंड से 20 मील दूर सिग्नल मिला था। इसके अलावा उसकी कार पोर्टर मिनेसोटा से बरामद हुई, जो लिंड से लगभग 25 मील दूर है, और कार की हालत भी खराब नहीं लग रही थी। जांच के दौरान लिंड पुलिस विभाग ने कुत्तों को लगाया, जिन्होंने ब्रैंडन की गंध को येलो मेडिसिन नदी तक ट्रैक किया, जहां उसकी गंध का निशान अचानक खत्म हो गया। ब्रैंडन का मामला जनता का ध्यान आकर्षित कर गया और ये आधुनिक युग की सबसे ज्यादा चर्चा की जाने वाली गुमशुदगियों में से एक बन गया है। भारी मीडिया रुचि के बावजूद बहुत ही कम ठोस सुराग सामने आए हैं। उनकी गुमशुदगी की 20वीं वर्षगांठ नजदीक आने के साथ ही उनका परिवार जवाबों के लिए बेताब है। ब्रैंडन विक्टर स्वॉनसन को एक गोरे पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल भूरे हैं, आंखें नीली हैं, कद 5 फीट 6 इंच है और वजन 120 पाउंड है। वह चश्मा पहनते हैं। वे बाईं आंख से कानूनी तौर पर दृष्टिहीन है और उनके कान छिदे हुए हैं। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि वो लिंकन काउंटी शेरिफ कार्यालय से 507 694 1664 पर संपर्क करे और केस नंबर 200 868 43 का हवाला दें। नंबर 17। हैदर हैरी अबू शाकरा 6 बच्चों के गर्वित पिता थे और जो लोग उन्हें जानते थे उनके अनुसार वे मेहनती और मिलनसार इंसान थे। 2011 तक हैरी के पास मैनचेस्टर कनेक्टिकट में कई संपत्तियां थीं, जिनमें एक कार गैराज और डीलरशिप भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हैरी पर राज्य द्वारा कुछ आपराधिक मामले भी लंबित थे। इन आरोपों में कहा गया है कि हैरी और उनके पिता धोखाधड़ी कर रहे थे। वे कारें उधार लेते थे, उन्हें बेच देते थे और फिर उधारदाताओं को मुनाफे में से कुछ भी नहीं देते थे। राज्य ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों कारें अफ्रीका बेच रहे थे और जाहिर तौर पर धन शोधन में भी शामिल थे। 2011 के मध्य में हैरी 6 संघीय आरोपों के लंबित रहने के दौरान जमानत पर बाहर थे। इसी दौरान कहा गया कि हैरी पर अपने व्यवसायों और संपत्तियों से संबंधित शुल्कों में शहर के टैक्स कलेक्टर का लगभग $23,000 बकाया था। उस साल 7 दिसंबर को हैरी मैनचेस्टर की मेन स्ट्रीट पर स्थित अपने गैराज डीलरशिप पर गए ताकि वहां के मालिक और मैकेनिकों से इस बारे में जवाब तलब कर सकें कि उन्होंने वो किराया क्यों नहीं चुकाया जो हैरी को लगता था कि उन्हें मिलना चाहिए था। करीब 8:20 बजे हैरी ने अपने भाई को फोन किया और मदद की गुहार लगाते हुए कहा, वे मुझे डरा रहे हैं। 8:24 बजे हैरी ने अपनी पत्नी को फोन किया और बताया कि वो एक मीटिंग में है, लेकिन 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे ताकि वो उन्हें फिल्म दिखाने ले जा सकें। दुर्भाग्यवश हैरी कभी घर नहीं लौटे और यही उनकी आखिरी फोन कॉल थी। जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी गई तो सबसे पहले वे डीलरशिप और गैराज गए। वहां मौजूद मैकेनिकों से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने हैरी की अचानक गुमशुदगी के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। मैनचेस्टर पुलिस ने मैकेनिकों से लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने का अनुरोध किया, हालांकि समूह ने इससे इनकार कर दिया। 2026 तक उनके खिलाफ इस मामले से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं है और जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता वे निर्दोष माने जाते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हैरी की कार उसके गायब होने के अगले दिन लावारिस हालत में मिली थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कुछ लोगों का मानना है कि वो जॉर्डन भाग गया था क्योंकि उसके गायब होने तक उसके पिता भी पहले ही जॉर्डन भाग चुके थे, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकती। उसकी गुमशुदगी के मद्देनजर उसके परिवार ने जवाब मांगने के लिए एक GoFundMe और एक फेसबुक पेज बनाया। अब हैरी अबू शाकरा को आखिरी बार देखे हुए 15 साल हो चुके हैं। उनका वर्णन एक गोरे पुरुष के रूप में किया गया है, जिनके काले बाल हैं, भूरी आंखें हैं, कद 5 फुट 7 से 5 फुट 9 इंच के बीच है और वजन लगभग 80 से 85 पाउंड के बीच है। उन्हें आखिरी बार ग्रे सूट, सफेद शर्ट, लाल टाई और काले ड्रेस शूज पहने हुए देखा गया था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि मैनचेस्टर पुलिस से 8606 455 00 पर संपर्क करें। मामला संख्या M20114046 का हवाला देते हुए। नंबर 16। 25 वर्षीय लिंडा रोज ग्रिम एक शांत और दयालु लड़की थी जो 1980 के दशक में एक वयस्क के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। लिंडा का जन्म पेरिस कैलिफोर्निया में हुआ था और उनकी परवरिश उनकी मां ने की थी और दोनों के बीच अच्छा रिश्ता था। मई 1986 को, हालांकि कुछ स्रोत 1985 भी बताते हैं, लिंडा ने घर से बाहर निकलते हुए अपनी मां से कहा कि वो सिगरेट खरीदने जा रही है। कई घंटे बीत गए और उनकी मां चिंतित हो गई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी गुमशुदगी कब वास्तव में रिपोर्ट की गई थी। उनकी मां के अनुसार अगले 18 से अधिक महीनों तक वो अपनी बेटी से फोन कॉल्स के जरिए संपर्क में रही। उन कॉल्स में लिंडा ने अपनी मां को बताया कि वो अब विचिटा कैंसस में रह रही है। उसने अपनी मां को यह भी बताया कि उसने एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम रॉबर्ट मास्टर्स था के साथ रिश्ता शुरू कर लिया है। सूत्रों के अनुसार लिंडा की शादी हो चुकी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी शादी रॉबर्ट से हुई थी या किसी और आदमी से। दोनों ने मिलकर एक फार्म पर अपनी नई जिंदगी शुरू की और लग रहा था कि उनका सब कुछ ठीक चल रहा था। लिंडा की मां ने कॉल्स के बारे में नोट्स लेना शुरू किया और देखा कि वे कॉल्स छिटपुट और सीमित थीं। उसने अपनी मां को फार्म का सही पता बताने से मना कर दिया और जैसे जैसे महीने बीतते गए उसकी आवाज में डर बढ़ता गया। फिर अक्टूबर 1987 में कॉल्स पूरी तरह से बंद हो गई। ग्रिम परिवार ने हर दिन उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
अप्रैल 1989 में लिंडा की पीली फोर्ड पिंटो कार कैलिफोर्निया के हंटिंगटन बीच में एक सुपरमार्केट के पास लावारिस हालत में मिली, जो उसके पेरिस स्थित घर से लगभग 69 मील दूर थी। ये स्पष्ट नहीं है कि अंदर कोई सुराग मिला था या नहीं, या कार की फोरेंसिक जांच की गई थी या नहीं। जैसे ही फोन कॉल्स बंद हो गए, लिंडा की मां ने जांचकर्ताओं पर यह मामला अपने हाथ में लेने के लिए दबाव डाला। अजीब बात है कि टेक्सास के अधिकारियों को सूचीबद्ध किया गया है, जबकि मामला कैलिफोर्निया और कैंसस के बीच हुआ था। इस मामले की रिपोर्टिंग में कई असंगतियां हैं और शुरू से ही बहुत कम विवरण उपलब्ध हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लिंडा बस एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, हालांकि उसकी मां इस बात से सहमत नहीं थी। लिंडा के पेट पर सी सेक्शन का निशान है, लेकिन उसके बच्चों के बारे में जानकारी दर्ज नहीं है। कई दशक बीत चुके हैं और भले ही बहुत कम सुराग है, लिंडा और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लिंडा रोज ग्रिम को एक गोरी महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल भूरे हैं, आंखें भी भूरे रंग की हैं और वजन लगभग 110 पाउंड है। उसकी नाक पर तिल है, आंखों के बीच में एक निशान है और पेट पर सी सेक्शन का निशान है। लिंडा संभवतः मास्टर्स, रेबी या ओशेस्की उपनामों से भी जानी जा सकती है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि वो केस नंबर 8,80,38,162 का उपयोग करते हुए ऑरेंज काउंटी शेरिफ्स ऑफिस से 7146-477,000 पर संपर्क करे। नंबर 15। 2020 में टेक्सास में 49,110 लापता व्यक्ति के मामले खुले थे और ये संख्या प्रकाशन तक के 6 वर्षों में बढ़ी है। 37 वर्षीय मारियानो मारियो मेडिना फुएंतेसुन 49,000 में से सिर्फ एक हैं। विक्टोरिया अकोस्टा मारियो की बहन ने मीडिया को बताया कि वो एक प्यार करने वाले, मिलनसार और समर्पित पारिवारिक व्यक्ति थे, जो हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि उनके परिवार का अच्छे से ख्याल रखा जाए। 31 दिसंबर 2019 नए साल की हलचल हवा में छाई हुई थी। एस्कॉन्डिडो सिटी भर के लोग बार और हाउस पार्टीज में इकट्ठा होना शुरू कर रहे थे, नए साल का स्वागत एक साथ करने के लिए तैयार थे। शाम 7 बजे मारियो ने अपनी बहन को फोन किया और पुष्टि की कि वो उससे और परिवार से चर्च में मिलने आ रहा है ताकि वे साथ में जश्न मना सके। कॉल के दौरान उसने ये भी इशारा किया कि वो जश्न से पहले 1-2 दोस्तों से मिलने वाला है, लेकिन उसने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि वो वहां जरूर पहुंचेगा। वहां से हमें पता चलता है कि वह 2 आदमियों से मिला और उनकी कार में बैठ गया। पुलिस का मानना है कि वे शायद किसी अज्ञात कारण से पैसाडेना जा रहे थे, जो एंकेनेटास सिटी से लगभग 7 मील दूर है। रात 8:20 बजे मारियो ने अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी कॉल किया। उसने याद किया कि मारियो फोन पर उस पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वो खतरे में है। उसने कहा वे मुझे खत्म कर देंगे। उसके बाद कॉल कट गई। उसकी गर्लफ्रेंड और परिवार ने उसे बार बार कॉल किया, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। जब न्यू ईयर की रात भी गुजर गई और मारियो का कोई पता नहीं चला, तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी इस मामले में शामिल हो गया। दुर्भाग्यवश इस मामले में बहुत कम जानकारी है, जिसे उसकी बहन ने भी उजागर किया है और वो इसे बदलने की उम्मीद करती है। विक्टोरिया ने फॉक्स न्यूज़ 26 को बताया, मेरे भाई की कहानी को लेकर कुछ लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं और ये बाहर आ चुकी है। इसे दूसरे मामलों जितनी चर्चा नहीं मिली है। आपके प्रियजनों की तस्वीरें जितनी ज्यादा शेयर की जाती हैं, मुझे नहीं पता इसे कैसे कहूं, लेकिन इससे आपको और ज्यादा उम्मीद मिलती है। चार्ली प्रोजेक्ट के अनुसार उस रात मारियो के साथ जो 2 आदमी थे, उनमें से एक की पहचान हो गई है, लेकिन उससे अभी पूछताछ नहीं हुई है। पुलिस ने उस कार का सीसीटीवी सबूत भी हासिल किया है, जिसमें वो यात्रा कर रहा था और स्थानीय पेट्रोल पंप पर उसके कुछ रुकने के सुराग भी मिले हैं। उस फुटेज को नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है। मारियो के परिवार ने भी उसे घर लाने की उम्मीद में टेक्सास इक्विसर्च के साथ साझेदारी की है। उनका वर्णन एक हिस्पैनिक पुरुष के रूप में किया गया है, जिनके काले बाल है, भूरी आंखें हैं, लंबाई 5 फुट 9 इंच है और वजन 8 पाउंड है। उनके शरीर पर कई टैटू हैं, जिनमें उनके दाएं कंधे पर विक्टोरिया, बाएं हाथ पर मटिल्डा और बाएं बाजू पर तारीख 6 लिखा हुआ है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि वो टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी से संपर्क करे। नंबर है 800-346-3243। नंबर 14। 59 वर्षीय रे रिकर्स सेंटर काउंटी पेंसिल्वेनिया में एक स्थापित और सम्मानित वकील थे। 1970 और 80 के दशक में रे ने कॉलेज में पढ़ाई की और अंततः कानून में डॉक्टरेट के समकक्ष डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने पेशेवर करियर के पहले हिस्से में गंभीर आपराधिक मामलों में अभियोजन किया। 1985 में रे ने सेंट्री काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पद जीत लिया, जो पेंसिल्वेनिया के कई जिलों को कवर करता है। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने अपने समुदाय की सेवा की और कई गंभीर मामलों में अभियोजन किया। ये सुनिश्चित किया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिले। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में काम करते हुए रे का तलाक हो गया और उसके कुछ समय बाद उन्होंने पैटी फॉर्निकोला से मुलाकात की। दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हुआ, जो उनकी पेशेवर जिंदगी के साथ साथ बढ़ता गया। 2005 तक रे ने राज्य की सेवा 20 साल तक की थी और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में फिर से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। 5 अप्रैल को रे काम के लिए जल्दी उठे और अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदा कहते हुए चूमा, फिर अपने घर बेलफॉन्टेन पेंसिल्वेनिया से निकल गए।
रिकॉर्ड्स के अनुसार उस सुबह रे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस पहुंचे और अपने स्टाफ को बताया कि वे आधे दिन की छुट्टी लेंगे। जांचकर्ता अभी भी नहीं जानते कि उन्होंने आधे दिन की छुट्टी क्यों ली, लेकिन करीब 11 बजे रे ऑफिस से निकल गए और फिर कभी नहीं दिखे। सुबह 11:30 बजे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पैटी को कॉल किया और बताया कि वे यूनियन काउंटी के लुइसबर्ग की ओर, जो घर से करीब 60 मील दूर है, उत्तर पूर्व दिशा में ड्राइव कर रहे हैं। ये फिर से स्पष्ट नहीं है कि दोनों ने कॉल के दौरान क्या चर्चा की और उसके बाद रे ग्रीकर फिर कभी नजर नहीं आए और ना ही उनकी कोई खबर मिली। उस शाम तक उनकी गर्लफ्रेंड चिंतित हो गई थी और उन्होंने पुलिस से संपर्क कर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनकी शुरुआती तलाश में उनके फोन या बैंक खातों में कोई गतिविधि नहीं पाई गई। अगला सुराग अगले दिन 6 अप्रैल को मिला, जब उनकी कार एक लाल मिनी कूपर लुइसबर्ग में सुस्क्वेहाना नदी के पास एक कार पार्क में लावारिस हालत में मिली। जांचकर्ताओं ने देखा कि कार में सिगरेट की गंध आ रही थी और उसमें अब भी सिगरेट की राख पड़ी थी। ये बात उनके परिवार को हैरान कर गई। रे को सिगरेट से बेहद नफरत थी। उन्होंने कभी खुद सिगरेट नहीं पी थी। उनके परिवार का यह भी कहना है कि वो कभी किसी को अपनी कार में सिगरेट पीने नहीं देते थे, क्योंकि वो तंबाकू के धुएं की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये स्पष्ट नहीं है कि कार से डीएनए या फिंगरप्रिंट्स मिले थे या नहीं। ये मामला जल्दी ही मीडिया का ध्यान आकर्षित करने लगा, लेकिन इसके बावजूद मामला ठंडे बस्ते में ही रहा। यह तब तक ठंडा ही रहा जब तक 3 महीने बाद जुलाई 2005 में उनका डीए द्वारा जारी किया गया लैपटॉप सस्क्वेहाना नदी में पुल के एक खंभे में फंसा हुआ नहीं मिला। वो पुल का खंभा उस जगह से कुछ 100 गज की दूरी पर था जहां उनकी कार मिली थी, और इसमें एक और अजीब सुराग था। लैपटॉप को पानी में फेंकने से पहले उसकी हार्ड ड्राइव को हाथ से निकाल लिया गया था। नदी से हार्ड ड्राइव को बरामद करने में 3 महीने और लग गए। दुर्भाग्यवश ड्राइव इतनी ज्यादा पानी में भीग गई और खराब हो गई थी कि उससे कुछ भी बरामद नहीं किया जा सका। चार्ली प्रोजेक्ट के अनुसार जब जांचकर्ताओं ने रे की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसने हार्ड ड्राइव को कैसे खराब करें और नोटबुक कंप्यूटर को पानी से नुकसान कैसे पहुंचता है, इसके बारे में सर्च किया था। इस मामले पर ध्यान देने के बावजूद बहुत कम नए सुराग सामने आए हैं। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि रे को उसके काम की वजह से निशाना बनाया गया था। वो सेंट्रल काउंटी के कुछ सबसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों का अभियोजन करने के लिए जिम्मेदार थे और पुलिस के लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि कोई बदला लेना चाहता होगा। फिर भी इसे साबित करने के लिए बहुत कम भौतिक सबूत है और अब इस मामले को लेड केस घोषित कर दिया गया है। रे ग्रीकर को एक गोरे पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल भूरे और सफेद हो रहे हैं, हरी आंखें, लगभग 6 फीट लंबाई और 170 पाउंड वजन। वो ग्रे या लैंग उपनाम से भी जाने जा सकते हैं और उन्हें आखिरी बार हल्के नीले रंग की फ्लीस जैकेट, नीली जीन्स और ट्रेनर्स पहने हुए देखा गया था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो उनसे अनुरोध है कि वे पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस के डैना मार्टिनी से 8146966158 पर संपर्क करें। नंबर 13। 38 वर्षीय रॉय जैकब हेगल को एक दयालु और मिलनसार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था, जो फार्गो, नॉर्थ डिकोटा में रहते थे। उनकी खुश मिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व उनके ट्रैवलिंग सेल्समैन के काम के लिए बहुत उपयुक्त था और वे अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करते थे और पूरे अमेरिका में घूमने का मौका भी मिलता था। काम न होने पर रॉय को बॉलिंग भी बहुत पसंद थी और वे अक्सर बॉलिंग टूर्नामेंट्स में भाग लेते थे। फरवरी 1989 में उन्होंने फार्गो में ऐसे ही एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने उनमें एक बदलाव देखा। उनकी मिलनसार प्रकृति और गर्मजोशी भरा व्यवहार गायब था और ऐसा लग रहा था कि वे संघर्ष कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट वो आखिरी मौका था जब उन्हें देखा गया था, लेकिन ये आखिरी बार नहीं था जब उनसे कोई खबर मिली। टूर्नामेंट से अपनी नीली फोर्ड टेम्पो में निकलने के बाद रॉय सड़क पर निकल पड़े और पूरे देश में घूमे। चार्ली प्रोजेक्ट के अनुसार जांचकर्ता अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि इस यात्रा के लिए क्या कारण था, क्योंकि कहा जाता है कि वो इस यात्रा के दौरान काम नहीं कर रहे थे। 8 मार्च 1989 को रॉय ने अपनी पूर्व प्रेमिका को फोन करके आखिरी बार संपर्क किया। कॉल के दौरान उन्होंने कहा कि वो किंगमैन एरिजोना में है, लेकिन वो बिस्मार्क, नॉर्थ डिकोटा लौटने की योजना बना रहे थे, जो उनके फर्गो स्थित घर से 200 मील से भी ज्यादा दूर है। उनकी पूर्व प्रेमिका ने यह भी बताया कि रॉय ने उसे बताया था कि वो 9 दिनों में 9 अलग अलग राज्यों में रहा है और उसके पास सिर्फ $200 ही बचे हैं। इस कॉल के थोड़ी देर बाद रॉय के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसकी तलाश शुरू हो गई। 2 दिन बाद 10 मार्च को उसकी कार कैलिफोर्निया के डेथ वैली मॉन्यूमेंट के पास एक सुनसान सड़क पर लावारिस हालत में मिली, जो किंगमैन एरिजोना से 228 मील से भी ज्यादा दूर थी। कार के पास पुलिस को पैरों के निशान मिले जो 6 मील तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो गए। अजीब बात यह है कि रॉय के पिता भी 1970 में गायब हो गए थे, लेकिन बाद में वे एक नई जिंदगी शुरू करने के बाद फिर से सामने आ गए थे। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि रॉय के साथ भी यही कहानी है। हालांकि किसी आपराधिक कृत्य की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। रॉय हेगल को एक गोरे पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की हैं, लंबाई 6 फीट है और वजन लगभग 170 से 185 पाउंड के बीच है। उसके बाएं कनपट्टी पर अंगूठी के आकार का निशान है और हो सकता है कि उसने चेहरे पर दाढ़ी मूंछ भी रखी हो। जिस किसी के पास भी जानकारी हो उससे अनुरोध है कि वो बिस्मार्क पुलिस विभाग से 701-223-1212 पर संपर्क करे और केस नंबर 893642 का हवाला दे। नंबर 12। 26 वर्षीय स्टीफन एडम्स।
हालांकि कुछ स्रोतों का कहना है कि नाम स्टेफन भी हो सकता है या फिर पीएच वाली वर्तनी में स्टीफन। उन्हें एक बुद्धिमान और दूसरों की परवाह करने वाले युवक के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे मछली पकड़ना, शिकार करना और बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। 2004 तक वो ओक्लाहोमा के टालेक्वा में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी करने की तैयारी कर रहे थे और पढ़ाई के बाद की जिंदगी के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। कई साल बाद स्टीफन की शादी हो चुकी थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और अब वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ कस्टडी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन इन्हें हमेशा खारिज कर दिया गया। ये विवाद 2002 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2004 तक ओक्लाहोमा राज्य ने इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए मस्कोगी कोर्ट में एक सुनवाई बुलाई थी। उस साल 13 दिसंबर को स्टीफन ने अपना अंतिम परीक्षा समाप्त करने के बाद विश्वविद्यालय परिसर छोड़ दिया। करीब 11 बजे सुबह उसने अपनी गर्लफ्रेंड को परीक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए फोन किया। कॉल के दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि वो एक ऐसे आदमी को, जिसका नाम नहीं बताया गया, कीज ओक्लाहोमा छोड़ने जा रहा है। उसका प्लान वहां से अपनी मां के पास वेबर्स फॉल्स जाना था और फिर मस्कोगी में काम पर जाना था। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो अच्छे मूड में था और कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। 30 मिनट बाद स्टीफन के एक दोस्त ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि कॉल एक रिंग के बाद ही वॉइसमेल पर फॉरवर्ड हो रही थी। स्टीफन ना तो अपनी मां के घर पहुंचा और ना ही काम पर। अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जांच शुरू हुई। पुलिस को दोस्त की उस रिपोर्ट में दिलचस्पी थी, जिसमें स्टीफन का फोन एक बार बजने के बाद कट गया था। दोस्त ने उन्हें बताया कि उसने सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच बार बार कॉल किया, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। फिर उन्होंने स्टीफन की आखिरी गतिविधियों का पता लगाने का फैसला किया और कुछ सुराग मिले। दोपहर 12 बजे से कुछ समय पहले स्टीफन को कुक्सन ओक्लाहोमा के एक कन्वीनियंस स्टोर में देखा गया था, जो उसकी यूनिवर्सिटी के कैंपस से लगभग 18 मील दूर है। गवाहों ने याद किया कि उन्होंने स्टीफन को एक सोडा खरीदते और दुकान के बाहर कुछ मिनट खड़े रहते देखा था। उन्होंने ये भी देखा कि वो परेशान लग रहा था, लेकिन किसी ने भी उससे बात नहीं की। स्टीफन की तलाश करते समय उन्हें एक और सुराग भी मिला। जिस दिन स्टीफन गायब हुआ, उस दिन एक अनजान आदमी, जिसे एक गोरे पुरुष के रूप में बताया गया था, जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट 11 इंच थी, बाल भूरे थे और उम्र 40 से 50 साल के बीच थी, उसे स्टीफन के अपार्टमेंट के पास एक जनरल स्टोर के बाहर घूमते हुए देखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार वो आदमी एक पिकअप ट्रक चला रहा था और ऐसे घूम रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। सुबह 11 बजे ये अनजान आदमी अपार्टमेंट के पास की पार्किंग से निकल गया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय के आसपास स्टीफन ने आखिरी बार संपर्क किया था। पुलिस ने इस व्यक्ति को संदिग्ध घोषित नहीं किया है, हालांकि वे उनसे बात करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। जांच में पुलिस ने जितनी मेहनत की, उसके बावजूद बहुत कम ठोस सुराग सामने आए। उसकी कार कभी नहीं मिली और यह स्पष्ट नहीं है कि वो कहां चला गया होगा। उसके गायब होने के कुछ हफ्ते बाद उसके परिवार को एक धमकी भरी कॉल आई। कॉल करने वाला, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, ने परिवार को धमकी दी कि अगर वे जांच बंद नहीं करते और अपनी ओर से की जा रही तलाश बंद नहीं करते तो उन्हें शारीरिक नुकसान झेलना पड़ेगा। स्टीफन के पिता कार्ल एडम्स ने अपने बेटे के गायब होने की 20वीं बरसी पर एक इंटरव्यू दिया और कहा वो पूरे समूह में अकेला था जो कॉलेज गया था। उसे ये बहुत पसंद था। अगर कोई आगे आकर वो जानकारी दे दे और इतना बहादुर हो कि ऐसा कर सके तो वो मेरे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होगा। मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा। ये मेरा बोझ है जिसे मुझे उठाना है। वो मेरा बेटा था, मैं उससे प्यार करता हूं। अब मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। स्टीफन एडम्स की लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच बताई गई है और वजन 164 से 200 पाउंड के बीच है। उसके बाल और आंखें दोनों भूरे रंग की हैं। वो ओक्लाहोमा में चेरोकी नेशन से जुड़े हुए हैं। उन्हें गंभीर अस्थमा है जिसके लिए इन्हेलर की जरूरत होती है और वो इन्हेलर उनके घर पर ही छूट गया था। इस मामले में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो कृपया ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो से 9185829075 पर संपर्क करें। 918582 नंबर CR04180 या आप गुमनाम रूप से FBI से संपर्क कर सकते हैं। 11 25 वर्षीय एलेक्स गम में गीत लेखन और वाद्य यंत्र बजाने की जन्मजात प्रतिभा थी। उसने अपना बचपन स्केटबोर्डिंग करने और ग्राफिटी आर्ट पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया था। हालांकि हाई स्कूल के दौरान किसी समय उसने इसके बजाय संगीत पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। स्नातक होने के बाद भी एलेक्स ने संगीत करियर को आगे बढ़ाना जारी रखा, स्थानीय बैंड्स में जगह बनाई और अपने गृह राज्य मेन में दौरे किए। स्थानीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के बाद एलेक्स बड़ा नाम कमाने के लिए लॉस एंजलिस चले गए। इसी समय के आसपास उसके परिवार ने उसकी व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। वो अस्थिर था और खुद को लेमुरिया का वंशज बताने लगा था। कहा जाता है कि यह कथित डूबा हुआ महाद्वीप उन एलियंस का घर था जिन्होंने आगे चलकर मानव जाति का निर्माण किया, या कम से कम यही किंवदंती है। 2015 तक उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया था कि उसने परम सत्ता और जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए 6 हफ्तों के लिए भारत जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने यह भी जोड़ा कि वो सख्त शाकाहारी बन गया था और भारत में अपनी आध्यात्मिक खोज का आनंद ले रहा था। 2017 तक वो वापस मेन में अपने माता पिता के साथ रहने लगा था और उसका व्यवहार और भी ज्यादा बदलने लगा था।
अब एलेक्स ने सख्त मौन व्रत ले लिया था और अपना सारा समय ध्यान में बिताता था। जिन दोस्तों को वो कभी बहुत पसंद करता था और जिनके साथ दौरे करता था, अब उन्हें उसने किनारे कर दिया था और वो खुद को अलग थलग करने और पीछे हटने लगा था। 22 फरवरी 2018 को उसने अपना सख्त मौन व्रत तोड़ा और अपने माता पिता से उसे एयरपोर्ट ले चलने के लिए कहा। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह और अधिक आत्मज्ञान की तलाश में काउई हवाई बसने जा रहा है। 22 फरवरी को एलेक्स ने एक विमान में सवार होकर कुछ घंटों बाद हवाई में कदम रखा। गवाहों ने याद किया कि उन्होंने उसे 22 और 23 तारीख के बीच एक समुद्र तट गेस्ट हाउस में देखा था। उन 2 दिनों के दौरान उसने स्थानीय टैक्सी कंपनियों को कई बार फोन किया। हालांकि कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता चले कि उसे लेने कभी कोई टैक्सी आई थी। 24 फरवरी एलेक्स ने होटल से कॉल किया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि वो किसे कॉल कर रहा था। उस दोपहर उसने अपने कमरे से चेकआउट किया और उसके बाद उसे फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। जब उसके माता पिता अपने बेटे से संपर्क नहीं कर पाए तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच ज्यादा लंबी नहीं चली। पुलिस को पता था कि वह 22 तारीख से 24 तारीख के बीच होटल में था। उसके बाद वो गायब हो गया। उसके फोन पर कोई गतिविधि नहीं थी और उसके बैंक खाते में मौजूद $8,000 को भी नहीं छुआ गया था। उसने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और ये भी पता नहीं है कि वो किसी और के साथ था या नहीं। उसके माता पिता ने अनुमान लगाया है कि वो इलाके में विभिन्न धार्मिक या आध्यात्मिक समूहों से मिला हो सकता है ताकि वो आत्मज्ञान पा सके जिसकी उसे बेहद तलाश थी। जांचकर्ताओं को उसका लैपटॉप मिला और उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच करने पर उन्हें कुछ और सुराग मिले। गायब होने से ठीक पहले उसने द्वीप पर कैंपिंग उपकरण और खाने योग्य पौधों के बारे में खोजबीन की थी। इसके अलावा मार्च और अप्रैल 2018 में सॉल्ट पॉन्ड बीच के एक कैंप में उसकी अपुष्ट देखी जाने की खबरें आई थीं। 2019 की शुरुआत में और भी अपुष्ट रिपोर्ट्स आईं, जब एक महिला ने काउई में एलेक्स से मिलते जुलते एक आदमी को कैंपिंग गियर खरीदते हुए देखा। इन सभी रिपोर्ट्स की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि ये रिपोर्ट्स परिवार के इस सिद्धांत को मजबूत करती हैं कि वो बिना किसी संपर्क के समाज से दूर रह रहा है और नहीं चाहता कि उससे संपर्क किया जाए। एलेक्स मैक्लेरन गम को एक गोरे पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है जिसके बाल भूरे हैं, आंखें हेजल रंग की हैं, कद लगभग 6 फीट है और वजन 160 से 180 पाउंड के बीच है। उसके बाएं हाथ के अग्रभाग पर ट्री ऑफ लाइफ का बड़ा टैटू है और उसके दाएं हाथ पर नीली आंख का टैटू है। एलेक्स संभवतः एल्बर्ट जॉनसन नाम से भी यात्रा कर सकता है। यही नाम उसने लॉस एंजलिस में संगीत बनाते समय इस्तेमाल किया था। एलेक्स के मामले में किसी के पास भी जानकारी हो तो कृपया काउई पुलिस विभाग से 8082-411-711 पर संपर्क करें और केस नंबर 1808308 बताएं। नंबर 10। उसका नाम आज भी बेहद मशहूर है। सबसे शानदार दुकानों में उच्च श्रेणी के परफ्यूम, बेहतरीन गहनों और भव्य कपड़ों पर जो नाम लिखा होता है वह है कोको शनेल। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जिनकी विरासत समय बीतने के बावजूद अडिग लगती है। उनका सफर 20 साल की उम्र में शुरू हुआ जब उन्होंने 1910 में अपनी पहली दुकान खोली और टोपी बेचना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने कपड़े बनाना शुरू किया और उनकी पहली सफलता एक ड्रेस के रूप में आई जिसे उन्होंने एक पुराने स्वेटर से बनाया था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि बहुत से लोगों को ये पोशाक पसंद आने लगी और वे उनसे पूछने लगे कि उन्होंने ये कहाँ से ली है। चनेल ने फिर उन्हें एक बनाने की पेशकश की। उन्होंने 1920 के दशक में अपना पहला परफ्यूम पेश किया, फिर चनेल सूट और उसके बाद छोटी काली ड्रेस। ये प्रमुख डिजाइनर न केवल आकर्षक कपड़े बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी बल्कि ऐसे कपड़े भी बना रही थी जो महिलाओं के पहनने के लिए आरामदायक हों। वह पेरिस की साहित्यिक और कलात्मक दुनिया की एक केंद्रीय हस्ती बन गई। चैनल ने कुछ प्रमुख नाटकों और बैले के लिए पोशाकें डिजाइन की। उन्होंने कलाकार पाब्लो पिकासो को भी अपने करीबी दोस्तों में शामिल किया था। फैशन उद्योग में उनके व्यापक प्रयासों ने एक बहु अरब डॉलर का लग्जरी साम्राज्य खड़ा किया और इसमें महिलाओं की बदलती भूमिकाओं से जुड़ा हुआ इतिहास भी शामिल था। यही वे प्रयास थे जिन्होंने फैशन में क्रांति की शुरुआत की थी। ये थी कोको शनेल की जिंदगी, जो एक फैशन डिजाइनर, महिलाओं की समर्थक, क्रांतिकारी और जासूस थी। यह पता चला कि वह महिला जिसे फैशन इंडस्ट्री बहुत सम्मान देती है और पूजती है, उसने सिर्फ कपड़े नहीं बनाए और टोपियां नहीं बेची, बल्कि वो एक राष्ट्रीय समाजवादी समर्थक भी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों के लिए मुखबिर भी थी। 1939 में युद्ध के शुरू होने के साथ ही शनेल पास के रिड्स होटल में रहती थी। कब्जे के दौरान वह जर्मन राजनयिक हांस गुंथर वॉन डिंकलेज के साथ रोमांटिक संबंध में थी, जो गेस्टापो के जासूस और अबवेयर के एजेंट थे। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने पर डिंकलेज के साथ शनेल का संबंध जारी रहने से वो जर्मन अधिकारियों के सामाजिक दायरे में आ गई। 1941 में जर्मन जासूस अपने सहयोगी बैरन लुइस डी फॉवरलिन के साथ बर्लिन गया। दोनों ने तानाशाह से खुद व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उसके कुछ समय बाद ही
खुफिया एजेंसी को डिंकलेज की प्रेमिका की अपने भतीजे को लेकर चिंता के बारे में पता चला, जिसे फ्रांस पर हमले के दौरान पकड़ लिया गया था। शनेल का अपने रिश्तेदार के लिए डर जर्मनों के लिए एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो सौदेबाजी का मौका देता है। उन्होंने फैशन डिजाइनर को उसके सबसे प्रभावशाली मित्र देशों के संपर्कों से जानकारी के बदले उसके भतीजे की रिहाई और सुरक्षा की पेशकश की। हालांकि शनेल का मिशन कभी दर्ज नहीं किया गया और इसी वजह से ये नहीं जाना जा सकता कि उसने जर्मनों को कौन सी जानकारी दी थी, लेकिन ये जरूर पता है कि उसने उन्हें किसी न किसी रूप में खुफिया जानकारी दी थी, क्योंकि उसी साल बाद में उसका भतीजा सुरक्षित घर लौट आया था। 1943 में पेरिस को नेशनल सोशलिस्टों के चंगुल से आजाद करा लिया गया, जिससे सभी जर्मनों को शहर से हटना पड़ा, जिसमें डिंकलेज भी शामिल था, जिसे शनेल को भी पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले साल फ्रांसीसी सरकार ने उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी जिन्होंने कब्जे के दौरान आक्रमणकारियों की मदद की थी, और इस सूची में कथित गद्दार कोको शनेल का नाम भी था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई घंटों तक पूछताछ की गई, एक ऐसी पूछताछ जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ठोस सबूतों की कमी के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि इतिहासकारों का तर्क है कि उनकी बरी होने की योजना उनके करीबी परिचित विंस्टन चर्चिल ने बनाई थी, जो खुद अपने ही ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि चैनल को पता था कि चर्चिल ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया था, क्योंकि उन्होंने जर्मनों को ड्यूक ऑफ विंडसर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए पैसे दिए थे। जब ड्यूक ऑफ विंडसर अभी भी प्रिंस ऑफ वेल्स थे, तब उनके और शनेल के बीच प्रेम संबंध था। इस साल के बाद शनेल अपनी पुरानी आदतों पर लौट आई, शानदार जीवन जीने लगी, अमीरों और मशहूर हस्तियों के लिए कपड़े बनाने लगी, और उनका निधन 1971 में हो गया। उनसे कभी भी जासूस के साथ अपने संबंध के बारे में पूछताछ नहीं की गई, और न ही अबवेहर के साथ उनके सहयोग के बारे में, और वह जानकारी जो उन्होंने पहुंचाई जिससे एक तानाशाह को मदद मिली। नंबर 9, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली कलाकारों में शीर्ष 3 में तीसरे स्थान पर हैं लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के पीछे स्पेनिश प्रवासी चित्रकार है सिरेमिक कलाकार और मूर्तिकार पाब्लो पिकासो। उन्हें 20वीं सदी के सबसे महान कलाकारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अत्यंत प्रभावशाली कला शैली क्यूबिज्म की रचना की। इस दृश्य कला शैली की विशेषता है चित्रतल की सपाट द्विआयामी सतह, जिसमें परिप्रेक्ष्य और मॉडलिंग को अस्वीकार कर दिया जाता है। अपने 91 वर्षों में से 80 वर्षों तक पिकासो ने खुद को कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए समर्पित किया और आधुनिक कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह अंधविश्वासवश मानते थे कि उनका काम ही उन्हें जीवित रखेगा। पिकासो अपने आप को लगातार नया रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो अक्सर अपनी शैली इतने बुनियादी ढंग से बदलते थे कि उनका पूरा काम 6 अलग अलग कलाकारों की रचनाओं जैसा लगता है, न कि सिर्फ एक का। उन्हें विविधता का शौक था और वह इस बात पर जोर देते थे कि अगर उनकी कला में वह विविधता नहीं होती तो वह अपनी मनचाही प्रभावशीलता हासिल नहीं कर पाते। अपने कलात्मक करियर के दौरान पिकासो के बारे में कहा जाता है कि 1000 से भी ज्यादा कलाकृतियां बनाई थी। इतिहासकारों ने उनके काम को अलग अलग अवधियों में बांटा है, जो उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों को दर्शाती हैं। इन अवधियों में ब्लू पीरियड शामिल है, जिसमें उनकी कृतियों में नीला रंग प्रमुख था, और रोज पीरियड, जिसमें गुलाबी, लाल और बेज रंगों का इस्तेमाल हुआ। पिकासो का जीवन 1973 में समाप्त हो गया, लेकिन कला जगत में उनका दबदबा खत्म नहीं हुआ। आज भी उनके कार्य वैश्विक कला बाजार में छाए हुए हैं और वे इतिहास के सबसे विपुल कलाकार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन रंगों के साहसी इस्तेमाल, शैली की रचना और परेशान कलाकार के मुखौटे के पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे अधिकांश लोगों ने कभी नहीं देखा। इसे केवल उन्हीं लोगों ने देखा था जो उनके शिकार थे और उनके करीबी सहयोगी थे। ऐसा लगता है कि कलाकार की सफलता और विरासत उसके जीवन में विभिन्न महिलाओं के प्रति उसके स्पष्ट तिरस्कार से धूमिल हो गई है। असल में उसके करीब के बहुत ही कम लोगों के पास उसके चरित्र के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा था। उसकी अपनी पोती ने भी इस बारे में एक उपन्यास लिखा कि वह कितना भयानक था। कहा जाता है कि पिकासो एक आत्ममुग्ध और औरतबाज था, जो न सिर्फ बेरहम था बल्कि महिलाओं के प्रति, खासकर अपनी म्यूज के प्रति बेहद घिनौना व्यवहार करता था। वो अक्सर अपनी म्यूज को छोड़कर उनसे भी छोटी मॉडल्स के साथ हो जाता था, जिनमें से एक ने दावा किया था कि उसने उसे एक घर में बंद कर दिया था ताकि वो दूसरे कलाकारों के साथ काम न कर सके। वह अपने विवाहेतर संबंधों के लिए भी जाना जाता था और अपने दोस्तों को निभा पाने में असमर्थ था। इतिहासकारों का कहना है कि पिकासो अनगिनत दिल टूटने और तबाही के लिए जिम्मेदार था। नंबर 8, टोनी हैवर्ड का जन्म स्लाउ, इंग्लैंड में हुआ था और वह 7 बच्चों में सबसे बड़े थे। उन्होंने एस्टन यूनिवर्सिटी से भूविज्ञान में डिग्री प्राप्त की, एडिनबरा यूनिवर्सिटी से भूविज्ञान में पीएचडी की और एस्टन, एडिनबरा और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से मानद डिग्रियां भी प्राप्त की। 1982 में जब वह 25 साल के थे, टोनी ने बीपी में एक रिग जियोलॉजिस्ट के रूप में शामिल हुए। उन्हें पदोन्नति पाने में ज्यादा समय नहीं लगा और 1997 तक वे बीपी एक्सप्लोरेशन के डायरेक्टर बन गए, जो एक वैश्विक ऊर्जा दिग्गज कंपनी है जो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और निष्कर्षण के लिए जिम्मेदार है। डायरेक्टर नियुक्त किए जाने के 3 साल बाद टोनी को बीपी के ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का पद मिल गया।
इमोको एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, और 1 साल बाद वो ग्रुप ट्रेजरर बन गए, जिनकी जिम्मेदारी थी वैश्विक ट्रेजरी संचालन, विलय और अधिग्रहण की निगरानी करना। 2007 में उन्हें मुख्य कार्यकारी घोषित किया गया। इस पद पर कंपनी की सेवा करते हुए टोनी का ध्यान संचालन को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर केंद्रित था। इसलिए उन्हें एक सक्षम सुधारक माना जाता था, जो श्रमिकों और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा के लिहाज से तेल खनन प्रथाओं में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। एक प्रसिद्ध व्याख्यान में उन्होंने निम्नलिखित बयान दिया, जिसमें कहा, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने शेयर धारकों के लिए मूल्य बनाना है। ऐसा करने के लिए आपको काम का ध्यान रखना होगा। हालांकि 2010 तक एक सक्षम पैरोकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी डीप वाटर होराइजन रिग की तरह ही ढह गई, और उसी के परिणाम स्वरूप डीप वाटर होराइजन आपदा, जो इतिहास में सबसे बड़ी आकस्मिक समुद्री तेल रिसाव थी, 20 अप्रैल 2020 को हुई थी। इस रिग का मालिकाना और संचालन अपतटीय ड्रिलिंग कंपनी ट्रांसोशन के पास था और इसे बीपी ने लीज पर लिया था। यह मिसिसिपी कैनियन में स्थित था, जो महाद्वीपीय शेल्फ में एक घाटी है। तेल का कुआं समुद्र की सतह से 4993 फीट नीचे समुद्र तल पर था। आपदा की शाम प्राकृतिक गैस का एक उफान कंक्रीट के कोर को भेदते हुए फट पड़ा। इसे कुएं को सील करने के लिए हैलिबर्टन द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि कंक्रीट मिश्रण का कोर दबाव बढ़ने को सहन करने के लिए बहुत कमजोर था, संभवतः इसमें नाइट्रोजन मिलाने के कारण, ताकि सख्त होने की प्रक्रिया तेज हो सके। इस विस्फोट के कारण खाड़ी में एक बड़ा तेल रिसाव हुआ, जिसमें प्रतिदिन 60,000 बैरल तेल बाहर निकल रहा था। जैसे जैसे ये आपदा बढ़ती गई और नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू हुई, बीपी का पहला कदम ट्रांसोशन के पास जाना था, जहां उन्होंने सहायता और संवेदना की पेशकश की। दूसरा कदम टोनी हेवर्ड की ओर से आया, जिन्होंने एक त्वरित स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर तेल रिसाव की मात्रा और गंभीरता को कम करके बताया। उन्होंने इसे खाड़ी में मौजूद पानी की मात्रा की तुलना में नगण्य बताया। कंपनी ने जोर देकर कहा कि समुद्र में केवल लगभग 1000 बैरल प्रतिदिन जमा हो रहे थे, जो समुद्री जीवन का दम घोट रहा था और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा था। यह निश्चित रूप से सच नहीं था। सरकारी अधिकारियों की जांच में पुष्टि हुई कि रिसाव 60,000 बैरल तक पहुंच गया था, शायद इससे भी अधिक। हालांकि ये एकमात्र गलत बयान नहीं था जो उस अधिकारी ने दिया था। पूरी आपदा के दौरान उन्होंने लगातार और भी खराब टिप्पणियां की, जिनमें एक बयान भी शामिल था, जिसमें उन्होंने एक कैमरामैन से कहा कि वह यहां से चला जाए, जब वह लुइसियाना के किनारे से आपदा की तस्वीरें ले रहा था। उन्होंने एक रिपोर्टर से यह भी कहा, उदाहरण है, कोई नहीं है जो चाहता है कि यह सब मुझसे ज्यादा जल्दी खत्म हो जाए। मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूँ। इस बयान को स्वार्थी माना गया और इससे टोनी को जो आलोचना झेलनी पड़ी थी उसमें और इजाफा हो गया। उन्होंने ऐसे भी बयान दिए जैसे, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, और मैं एक ब्रिट हूँ, मैं ये सह सकता हूँ। उन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा रिसाव की जांच के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे वास्तविक तथ्यों से भी लगातार इनकार किया। 3 विशेषज्ञों ने खाड़ी में पानी के नीचे तेल के गुबार पाए थे, जिसे टोनी ने खुलेआम नकारा और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उनकी विवादास्पद घोषणाओं का अंत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक टिप्पणी पर हुआ, जिन्होंने कहा कि अगर टोनी ने ऐसी कोई भी बात कही होती तो वह उनके लिए काम नहीं कर रहे होते। नंबर 60, संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति के रूप में थॉमस वुडरो विल्सन ने सेवा की, जो एक अमेरिकी विद्वान और राजनेता थे, जिन्हें उनकी महत्वाकांक्षी विधायी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है और जो स्कॉटिश मूल के थे। विल्सन के पिता एक प्रेस्बिटेरियन पादरी थे और उनकी मां की ओर से उनके नाना भी उसी पद पर थे। स्वाभाविक रूप से चर्च ने उनकी परवरिश में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उनके पिता ने भी सिविल वॉर में कॉन्फेडरेट आर्मी के साथ सेवा की थी। इस युद्ध ने वुडरो विल्सन को गहराई से प्रभावित किया, जिन्होंने तबाही और कड़वे परिणामों को अपनी आंखों से देखा। उनको हिंसा और सशस्त्र संघर्ष से व्यक्तिगत रूप से गहरी नापसंदगी थी। विडंबना यह है कि वुडरो विल्सन आगे चलकर युद्धकालीन राष्ट्रपति बने, लेकिन संघर्ष के प्रति उनकी नापसंदगी ही उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त बनाती थी। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वुडरो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना की, जो विश्व शांति बनाए रखने के लिए स्थापित पहला अंतर सरकारी संगठन था। यह 1920 में पेरिस शांति सम्मेलन में स्थापित किया गया था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने में मदद की थी। वुडरो विल्सन को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। उनकी शांति प्रिय छवि के विपरीत वुडरो विल्सन का अफ्रीकी अमेरिकियों के प्रति स्पष्ट तिरस्कार था। शुरुआत में उन्हें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार नामित किया गया था। उन्होंने अपने न्यू फ्रीडम कार्यक्रम से कई अफ्रीकी अमेरिकी नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वे यह जानकर निराश हुए कि उनके प्रशासन ने संघीय कार्यालयों में नस्लीय अलगाव लागू कर दिया। जब वुडरो विल्सन ने 1912 में राष्ट्रपति पद जीता, तब वॉशिंगटन डीसी एक बढ़ते हुए मध्यम वर्गीय अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय का घर था, जो शहर की आबादी का 1/3 हिस्सा था। हालांकि समानता के मामले में कुछ प्रगति हुई थी, लेकिन देश की राजधानी में अब भी नस्लीय अलगाव और नस्लवाद मौजूद था। पड़ोस, स्कूल और संस्थान नस्ल के आधार पर विभाजित थे, लेकिन संघीय सरकार ने एकीकृत कार्यबल बनाए रखा था।
और जब वुडरो विल्सन ने पद संभाला तब संघीय कर्मचारियों में 10% अफ्रीकी अमेरिकी थे। हालांकि उनके प्रशासन ने एक मोड़ ला दिया। वुडरो विल्सन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही संघीय एजेंसियों में नस्लीय अलगाव की शुरुआत हुई थी। संघीय अलगाव ने न केवल नस्लों को अलग किया बल्कि इसने पेशेवर तरक्की के अवसरों को भी सीमित कर दिया, जिसमें योग्यताओं के बावजूद मनचाही नौकरियों तक पहुंच भी शामिल थी। एक इतिहासकार के अनुसार वुडरो विल्सन अपने कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी अमेरिकी प्रगति को उलटने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 6, हांस एस्पर्गर एक ऑस्ट्रियाई चिकित्सक थे जो असामान्य न्यूरोलॉजी पर अपनी शुरुआती शोध के लिए प्रसिद्ध हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है जिनकी विस्तृत शोध मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित थी। उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकारों पर 300 प्रकाशन लिखे, जिनकी वजह से उन्हें मरणोपरांत अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। अपने जीवन के दौरान एस्पर्गर ने 10,000 से अधिक पुस्तकों की एक निजी लाइब्रेरी बनाए रखी। वे अपनी पढ़ने की आदत का श्रेय अपनी विकसित होती आध्यात्मिक परिपक्वता को देते थे। पूर्व सहयोगियों के अनुसार वे अक्सर शास्त्रीय लेखकों, कवियों और कभी कभी बाइबल का भी उदाहरण देते थे। और वे एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे और सेंट लुकास गिल्ड के सदस्य थे, जो कैथोलिक यूजेनिक्स का समर्थन करता है, जिसमें नकारात्मक के बजाय सकारात्मक यूजेनिक्स शामिल है। लेकिन यह भी गवाही दी गई कि एस्पर्गर ठंडे स्वभाव के और भावनात्मक रूप से दूर थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने जर्मन युवा आंदोलन से जुड़े बुंड न्यूलैंड के घुमंतू विद्वानों में शामिल हुए, जिसे उस चिकित्सक ने अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया। जर्मन युवा आंदोलन ने 1930 के दशक से ही द्वितीय विश्व युद्ध के तानाशाह के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। यह पता चलता है कि कोको चैनल ही एकमात्र विश्व को आकार देने वाली अग्रणी नहीं थी जिन्होंने तानाशाही के तहत राष्ट्रीय समाजवादियों के साथ सहयोग किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एस्पर्गर ने शासन के साथ सहयोग किया, जबकि वे यह दावा कर रहे थे कि वे विकलांगों को समाप्ति से बचा रहे हैं। हालांकि ऐतिहासिक युद्धकालीन दस्तावेज ठीक इसका उल्टा उजागर करते हैं। हांस एस्पर्गर ने कथित तौर पर मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को स्पीगल नामक एक संस्थान में भेजा था, जहां अनैतिक मानव प्रयोग और चिकित्सकीय उपेक्षा की जाती थी। ये न केवल पहले से ही एक भयावह सुविधा थी, बल्कि युद्ध के दौरान इस क्लिनिक में लगभग 800 मरीजों को तथाकथित छद्म वैज्ञानिक आंदोलन के तहत मृत्यु दे दी गई, जो शुद्धिकरण या नस्लीय स्वच्छता के लिए प्रचार करता था, जैसा कि इसे कहा जाता था। यह जबरन इच्छा मृत्यु T4 कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य लाइलाज बीमार, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, भावनात्मक रूप से परेशान और बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाता था। हांस एस्पर्गर, जो न्यूरोडाइवर्सिटी के अध्ययन में अग्रणी थे और विकलांगों की मदद करना चाहते थे, उन्होंने भी शासन को एक के बाद एक पीड़ित सौंपे। उन्होंने अपने किसी भी मरीज की रिपोर्ट बर्लिन स्वास्थ्य अधिकारियों को नहीं की, जबकि यह उनका कानूनी दायित्व था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युद्ध के बाद एस्पर्गर की जांच की गई और ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चला कि उनका स्पीगल ग्रैस्ट के साथ संबंध था और वे शुद्धिकरण का समर्थन करते थे। लेकिन अंततः मित्र देशों की सेनाओं द्वारा उन्हें राजनीतिक गलत कामों से बरी कर दिया गया और वे बस अपने चिकित्सा करियर में आगे बढ़ते रहे। नंबर 5, ये थॉमस एडिसन थे, जिन्होंने दुनिया को उस दिशा में आगे बढ़ाया जिसका रूप हम आज देखते हैं। इतिहास के सबसे महान अमेरिकी आविष्कारकों में से एक माने जाने वाले थॉमस एडिसन ने उस समय में बिजली के आधुनिक युग की शुरुआत की, जब बिजली का एकमात्र स्रोत आदिम कम वोल्टेज वाली बैटरियां थी। इस आविष्कारक की सबसे क्रांतिकारी खोजों में पहली व्यावसायिक रूप से सफल बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा शामिल हैं। उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक पावर वितरण प्रणाली की भी शुरुआत की। अपने लंबे करियर के दौरान एडिसन ने अकेले और दूसरों के साथ मिलकर कुल 1093 पेटेंट प्राप्त किए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने दुनिया की पहली औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी बनाई और जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन की स्थापना की। उन्हें खासकर काम के प्रति अपनी जबरदस्त लगन के लिए जाना जाता था और वे कई दिनों तक लगातार काम करने की अपनी सहन शक्ति के लिए बदनाम थे। वे नींद को समय की बर्बादी मानते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% परिश्रम है। जो लोग उन्हें जानते थे उन्होंने उन्हें करिश्माई और बड़े अहंकार वाला बताया। वह बहुत अंतर्मुखी भी थे और अपनी प्रयोगशाला का एकांत पसंद करते थे, लेकिन एडिसन के आकर्षण के पीछे भी अंधकार छुपा हुआ था। कहा जाता है कि इस आविष्कारक ने अक्सर अपने मेन्लो पार्क प्रयोगशाला में अपने कर्मचारियों द्वारा बनाए गए या अन्य आविष्कारकों से खरीदे गए कई आविष्कारों का पूरा श्रेय खुद ले लिया करते थे। फोनोग्राफ के व्यवहारिक विकास को जॉन क्रूसी ने अंजाम दिया था, जो एडिसन के मुख्य मैकेनिक थे। उन्होंने एडिसन के मोटे मोटे रेखा चित्रों के आधार पर इसका कार्यशील मॉडल बनाया था। उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है, जिसकी परिकल्पना उनके लैब में काम करने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैरोल्ड पी ब्राउन ने की थी। इस आविष्कारक की यह भी आदत थी कि वह उन अन्य आविष्कारकों के पेटेंट का दावा कर लेते थे जो उससे जुड़े नहीं थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे ग्रैनविल टी वुड्स, जो युद्ध के बाद पहले अफ्रीकी अमेरिकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 1887 में उन्होंने अपने इंडक्शन टेलीग्राफ के लिए पेटेंट हासिल किया,
लेकिन एडिसन ने उन पर मुकदमा कर दिया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने पहले ऐसा ही एक टेलीग्राफ बनाया था। लेकिन वुड्स ने यह लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत उन्हें आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी। थॉमस एडिसन ने 1890 के दशक में काइनेटोग्राफ या मूवी कैमरा का पेटेंट कराया, लेकिन उनकी यह रचना अन्य आविष्कारकों के जीवन भर के काम पर आधारित थी। उन्होंने न केवल अन्य आविष्कारकों के काम को चुराया या उसका श्रेय लिया, बल्कि एडिसन ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम या रोकने के लिए जनसंपर्क के दुष्प्रचार अभियानों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने बड़े पेटेंट युद्धों को जन्म दिया, जिनमें विद्युत धाराओं का युद्ध भी शामिल है, जिसमें उनके और उनके पूर्व कर्मचारी निकोला टेस्ला के बीच जबरदस्त विवाद हुए। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट का समर्थन किया, जबकि एडिसन डायरेक्ट करंट पर अड़े रहे। टेस्ला के प्रयासों को कमजोर और बदनाम करने के लिए एडिसन ने सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रोक्यूशन के प्रदर्शन किए, जिससे यह साबित किया जा सके कि एसी एक घातक खतरा है। अंतर व्यक्तिगत संबंधों ने थॉमस एडिसन को एक बदलते स्वभाव वाले नेता के रूप में चित्रित किया, जो प्रेरणादायक भी थे और तानाशाह भी। कहा जाता है कि वे अपने कर्मचारियों से अत्यधिक काम के घंटे की मांग करते थे, जो उनके काम के प्रति नजरिए और इस सोच के अनुरूप था कि नींद समय की बर्बादी है। कभी कभी वे अपने लिए काम करने वालों पर चिल्ला देते थे और फिर उसी बात को मजाक में बदल देते थे। एडिसन एक ही बात पर केंद्रित रहते थे, उनका ध्यान केवल अपने काम के जुनून पर था, जिसकी वजह से वे आखिरकार एक अनुपस्थित पति और बच्चों से दूर रहने वाले पिता बन गए। नंबर 4, विडकुन कास्टलिंग, नेता, हीरो, मानवतावादी और इतिहास के सबसे बड़े गद्दार। 1911 में विडकुन कास्टलिंग ने नॉर्वेजियन सेना में प्रवेश किया और पेट्रोग्राड में सैन्य अटैची के रूप में सेवा की, फिर हेलसिंकी में भी। उन्होंने रूस में राहत कार्यों में भी सहायता की और राष्ट्र संघ के तहत राहत कार्यों में भी मदद की। विडकुन कास्टलिंग का मुख्य मानवीय उद्देश्य सोवियत संघ में बड़े पैमाने पर भूखमरी और बीमारियों को कम करने पर था। 1922 में यूक्रेन में नानसेन अकाल राहत मिशन के प्रमुख के रूप में विडकुन कास्टलिंग मुख्यालय स्थापित करने, भोजन की व्यवस्था करने और नागरिकों को चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थे। राष्ट्र संघ के तहत विडकुन कास्टलिंग ने बुल्गारिया और आर्मेनिया में राहत प्रयासों का नेतृत्व किया और उन्हें भूखे शरणार्थियों और विस्थापित लोगों की सहायता करने का कार्य सौंपा गया था। इन्हीं प्रयासों के कारण उस सैन्य अधिकारी को व्यापक रूप से एक नायक के रूप में देखा गया, कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक, जब उसका उपनाम गद्दार का पर्याय बन गया। 1931 और 1933 के बीच कुसलिंग ने एक कृषि आधारित सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और जल विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल को दबाकर लोकप्रियता हासिल की। फिर उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया और फासीवादी नासजोनल समलिंग पार्टी का गठन किया, जो साम्यवाद और ट्रेड यूनियनवाद के दमन के लिए समर्पित थी। नासजोनल समलिंग एक अति दक्षिणपंथी पार्टी थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय समाजवादियों के साथ सहयोग किया था। युद्ध के दौरान कुसलिंग तानाशाह के रूप में कार्य कर रहे थे और उनकी कठपुतली सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिन्होंने नागरिकों को पोलैंड के एकाग्रता शिविरों में भेजने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आसान बनाया। वह उन संघर्षों के लिए भी जिम्मेदार थे जिनके कारण नॉर्वेजियन प्रतिरोध सेनानियों और प्रमुख राजनीतिक विरोधियों की जान चली गई। 1940 में उन्होंने जर्मन समर्थित तख्ता पलट का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने नॉर्वेजियनों से आक्रमणकारियों का विरोध न करने बल्कि उनके साथ मिलकर लड़ने का आग्रह किया। 1942 में उन्हें राइख कमिश्नर जोसेफ टेरबोवेन के अधीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। युद्ध के दौरान उन्होंने चर्च, स्कूलों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवादी विचारों की ओर मोड़ने के लिए बार बार प्रयास किए। इन्हीं कारणों से 1945 में जब नॉर्वे को जर्मनों के चंगुल से आजाद कराया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अंततः प्रमुख युद्ध अपराधों का दोषी पाया गया, जिनमें हत्याएं, उत्पीड़न, देशद्रोह और गबन शामिल थे। विडकुन कास्टलिंग ने अपनी यात्रा एक मानवतावादी के रूप में शुरू की थी, लेकिन बाद में वे एक राष्ट्रीय समाजवादी सहयोगी बन गए, जिन्होंने अपने पीड़ितों की किस्मत का फैसला सक्रिय रूप से किया। नंबर 3, बर्नी मेडॉफ का पालन पोषण न्यूयॉर्क के क्वींस के लॉरेल्टन इलाके में हुआ था। उन्होंने अपना पहला साल अल्बामा विश्वविद्यालय में बिताया और हेम्पस्टेड के हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1960 तक ब्रुकलिन लॉ स्कूल में थोड़े समय के लिए कानून की पढ़ाई की। उसी साल स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने और लाइफ गार्ड के रूप में काम करके कमाई गई $5000 की बचत का इस्तेमाल करते हुए मेडॉफ ने अपनी खुद की निवेश कंपनी स्थापित की, बर्नार्ड एल मेडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, अपनी पत्नी रूथ के साथ, जो वॉल स्ट्रीट पर काम करती थी और मनोविज्ञान में डिग्री रखती थी। मेडॉफ की कंपनी ने भरोसेमंद रिटर्न्स दिए और उसके ग्राहकों में स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन माल्कोविच, केविन बेकन और कायरा सेडविक जैसे हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। मेडॉफ की खासियत थी पेनी स्टॉक्स, जो कम कीमत वाले शेयर होते हैं और ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं। यह नैस्डैक एक्सचेंज का पूर्ववर्ती था, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस स्टॉक मार्केट, जिसमें वे मैनेजर और चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे।
इस व्यापारिक उद्यम के जरिए मेडॉफ ने न्यूयॉर्क और पाम बीच के सबसे प्रभावशाली और अमीर व्यापारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। उन्होंने इन व्यक्तियों को निवेशक के रूप में जोड़ा, उन्हें शानदार रिटर्न दिए और उनकी सिफारिशों का इस्तेमाल और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया। उन्होंने वित्तीय नियामकों के साथ भी करीबी दोस्ती विकसित की। उन्होंने पैसे वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशिष्टता की रणनीति का भी इस्तेमाल किया। यह विचार कि हर किसी को उनके फंड में स्वीकार नहीं किया जाएगा, मेडॉफ के निवेशक के रूप में स्वीकार किए जाने को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना देता था। एक सफल निवेश प्रबंधक और एक दोस्ताना स्टॉक ब्रोकर के रूप में व्यवसाय की प्रतिष्ठा तब बिखर गई जब उनका पर्दाफाश एक ठग के रूप में हुआ। 2008 में ग्रेट रिसेशन शुरू हुआ, जिससे वैश्विक घबराहट और निवेशकों द्वारा पैसे निकालने की घटनाएं शुरू हो गई। अमीर लोग जिन्होंने मेडॉफ की फंड में निवेश किया था, अपने नुकसान की भरपाई के लिए अपना पैसा निकालने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन अब उसके पास असली नकद पैसा नहीं बचा था। अपने निवेशकों को चुकाने के लिए उसे 7 अरब डॉलर की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं था। कुछ महीने पहले उसने कंपनी की संपत्तियों में बचे हुए लाखों डॉलर को समय से पहले दिए जाने वाले कर्मचारी बोनस के बहाने बांटने की कोशिश की थी। गिरावट का सामना करते हुए उसने अपने दोनों बेटों को अपने अपार्टमेंट में बुलाया, जिन्होंने उससे बोनस के बारे में सवाल किए। घिर जाने पर मेडॉफ को अपना लंबे समय से छुपा हुआ राज बताना पड़ा। उसने कबूल किया कि उसका पूरा कारोबार एक बड़े झूठ पर टिका था और अब वह मुसीबत में था। मेडॉफ को लगा कि वह अपने बेटों से ये राज साझा कर सकता है, लेकिन धोखाधड़ी की हद उनके लिए संभालना बहुत ज्यादा थी। इसके बजाय वे सीधे अधिकारियों के पास गए और अपने पिता को एक धोखेबाज के रूप में उजागर कर दिया, जो पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। 11 दिसंबर 2008 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में झूठी गवाही, धन शोधन और प्रतिभूति धोखाधड़ी सहित 11 संघीय अपराधों का दोषी पाया गया और उन्हें संघीय जेल में 150 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 2, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एक पूर्व पेशेवर साइकिलिस्ट, कभी एक सम्मानित खिलाड़ी थे जिन्हें दृढ़ता का प्रतीक माना जाता था। सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी अपने जुनून से पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि जब उन्हें कैंसर का पता चला तब भी नहीं। अमेरिकी साइकिलिस्ट ने कम उम्र में ही खेलों की दुनिया में कदम रखा। वह साइकिलिंग और तैराकी में उत्कृष्ट थे और किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते वह ट्रायथलॉन और तैराकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे थे। हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग को यूएस साइकिलिंग फेडरेशन की जूनियर राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया था। वहीं से साइकिलिंग की दुनिया में उनका करियर आगे बढ़ा और यह जूनियर विश्व चैंपियनशिप से यूएस शौकिया चैंपियनशिप तक पहुंचा और 1992 तक उन्होंने पेशेवर बनकर मोटरोला टीम में शामिल हो गए। 1993 में उन्हें विश्व रोड रेसिंग में दूसरा सबसे कम उम्र का व्यक्ति नामित किया गया और उन्होंने 1993 और 1995 में टूर डी फ्रांस की स्टेजें जीती। 1996 के टूर डी फ्रांस के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग बीमार पड़ गए और उन्हें कैंसर का पता चला। जब तक इसकी पुष्टि हुई तब तक ये बीमारी उनके फेफड़ों और दिमाग तक फैल चुकी थी। उन्होंने सर्जरी और कीमोथेरेपी करवाई और कुछ ही महीनों बाद वे फिर से खेल की दुनिया में लौट आए। अपनी बीमारी का पता चलने के सिर्फ 2 साल बाद ही उन्होंने लग्जमबर्ग टूर जीत लिया। उन्होंने 2001 और 2002 में टूर जीता और फिर 2004 में भी जीत हासिल की। 2005 में अपनी 7वीं टूर जीतने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने थोड़े समय के लिए खेल से संन्यास ले लिया। 2008 में वो फिर से प्रतिस्पर्धी रेसिंग में लौटे और 1 साल बाद 2009 के टूर डी फ्रांस में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि उसके 1 साल बाद उस सम्मानित खिलाड़ी जिसे उसकी दृढ़ता के लिए सराहा जाता था, पर तब सवाल उठे जब उसकी वही लगन और लगातार जीतने का सिलसिला एक चौंकाने वाले राज का नतीजा निकला। अप्रैल 2010 में फ्लॉयड लैंडिस, जो कभी आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी साइकिलिस्ट थे, ने यूएसए साइकिलिंग के एक अधिकारी को ईमेल भेजा। उन्होंने खुलासा किया कि वह खुद और उनके कई अन्य साथी खिलाड़ी पीईडी यानी प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल करने के दोषी थे, जिसे खेल जगत में धोखाधड़ी माना जाता है। अपनी स्वीकारोक्ति में लैंडिस ने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का भी नाम लिया, ये सुझाव देते हुए कि वह भी प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल के दोषी थे। जून 2012 में यूएसएडीए ने आरोप लगाया कि उस साइकिलिस्ट, उनके मैनेजर, 3 डॉक्टरों और उनके ट्रेनर ने 1990 के दशक के अंत में शुरू हुई एक बड़े और दशकों लंबे पीईडी षड्यंत्र में हिस्सा लिया था। एजेंसी के अनुसार आर्मस्ट्रॉन्ग कई प्रकार के प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें ईपीओ और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी शामिल थे। उन्होंने ये पदार्थ अन्य साइकिलिस्टों को भी वितरित किए थे। उन पर उस समय जरूरी शारीरिक द्रव चढ़ाने और टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के चलते अंततः आर्मस्ट्रॉन्ग पर किसी भी अन्य साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस खुलासे के परिणाम स्वरूप सम्मानित खिलाड़ी से उनके सभी टूर डी फ्रांस खिताब और 1998 से आगे प्राप्त किए गए अन्य सभी पुरस्कार और इनाम छीन लिए गए। एजेंसी ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड के अनुसार किसी भी खेल में आजीवन प्रतिबंध भी लागू कर दिया। नंबर 1, इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी राइट ब्रदर्स थे, जो विमान को संचालित करने
उसे लगातार उड़ाए रखने और नियंत्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी खोज ने विमानन उद्योग की शुरुआत की, जिससे आधुनिक हवाई यात्रा का रास्ता खुला। विल्बर और ऑरविल राइट का जन्म 4 साल के अंतर से यूनाइटेड ब्रेदरेन इन क्राइस्ट चर्च के एक अभिषिक्त पादरी के यहाँ हुआ था। भाइयों और उनके अन्य भाई बहनों को सार्वजनिक शिक्षा मिली और वे एक ऐसे प्रोत्साहनपूर्ण माहौल में बड़े हुए जिसने उन्हें बौद्धिक रुचि की ओर प्रेरित किया। ये ऑरविल थे जो मानते थे कि अगर माहौल इतना सहायक न होता तो उनके हौसले पस्त हो जाते और वे अपनी जिज्ञासा के पीछे नहीं जा पाते। विल्बर और ऑरविल दोनों ही स्वतंत्र विचारक थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा पर गहरा विश्वास दिखाया। उन्हें अपने निर्णय की सटीकता पर भी अटूट विश्वास था। वे निराशा का सामना करने पर भी दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित थे। ये गुण उस आदर्श मिश्रण के घटक थे जिसने उन्हें महानता की राह पर अग्रसर किया। राइट परिवार के 2 भाई ही ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कभी कॉलेज नहीं गए और कभी शादी नहीं की। इसके बजाय वे दोनों मिलकर एक छापाखाना स्थापित करेंगे और साथ ही 2 स्थानीय अखबारों का संपादन और प्रकाशन भी करेंगे। 1892 में उन्होंने एक साइकिल की दुकान खोली, जहां उन्होंने छोटे स्तर पर साइकिल बनाना शुरू किया और यहीं पर उन्होंने अपनी खुद की सेल्फ ऑयलिंग साइकिल व्हील हब विकसित की। अपनी साइकिल और अखबार की पहलों से मिले पैसों के जरिए भाइयों ने 1899 में अपने उड़ान संबंधी प्रयोगों के लिए फंड जुटा लिया। दोनों ने मिलकर स्थानीय पुस्तकालय में उड़ान से जुड़ी हर चीज का अध्ययन कर लिया और अगले साल उन्होंने खुद को सिविल इंजीनियर ऑक्टेव शैन्यूट से मिलवाया, जो आने वाले वर्षों में राइट भाइयों के विश्वास पात्र बन गए। पहली नियंत्रित उड़ने वाली मशीन बनाने की अपनी खोज में दोनों ने महसूस किया कि इसे सफल बनाने के लिए उनकी रचना में पंखों की आवश्यकता होगी। उन्होंने पाया कि पंखों से लिफ्ट पैदा होगी। एक प्रणोदन प्रणाली अगली चुनौती थी जिसे पार करना था और उसके बाद नियंत्रण की एक विधि थी। उन्होंने अपने आदर्श ऑट्टो लिलियंथल, जो एक ग्लाइडर अग्रणी थे, से प्रेरणा ली और देखा कि उन्होंने कैसे ऐसे पंख बनाए जो उन्हें उड़ान में ले जा सकते थे। स्वचालित वाहनों के निर्माता उन्होंने महसूस किया हल्के कारों के साथ शक्तिशाली इंजन विकसित करने की प्रक्रिया में भी थे। 2 समस्याएं हल हो गई थी और अब केवल नियंत्रण का तरीका निकालना बाकी था। अनुभवी साइकिल चालकों के रूप में राइट बंधुओं का मानना था कि पूरा नियंत्रण पायलट के हाथों में होना चाहिए और वे वजन स्थानांतरण के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि पिछली उड़ने वाली मशीनें इस मामले में त्रुटिपूर्ण लगती थी। इसलिए उन्होंने यान के पंखों पर दबाव केंद्र को सटीक रूप से नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पंखों में हेलिकल ट्विस्ट लाने की कोशिश करने से पहले कई यांत्रिक योजनाएं तैयार की। इस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि यान के एक तरफ उठान लिफ्ट बढ़ गई और दूसरी तरफ कम हो गई। अंततः इससे यह संभव हुआ कि वे अपनी इच्छा से किसी भी पंख के सिरे को नीचे कर सके और इसी तरह उनके पास था पहला संचालित, निरंतर और नियंत्रित हवाई जहाज, जो आधुनिक विमानन की शुरुआत थी। भाइयों ने इस रहस्य को सुलझा लिया था और उनके प्रयासों की सराहना की गई। उनकी प्रारंभिक सफलता उनके प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने और हवाई यात्रा का रास्ता खोलने के लिए एक आधार बनी, लेकिन इन दोनों आविष्कारकों की भी एक अंधेरी तरफ थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार राइट भाइयों ने सक्रिय रूप से किसी और को उड़ान शुरू करने या उनके शुरुआती विचारों को सुधारने और विकसित करने से रोका। उन्होंने तर्क दिया कि उनके काम की सुरक्षा होनी चाहिए और उसे पेटेंट कराया जाना चाहिए ताकि कोई और उनके विचार का इस्तेमाल न कर सके। उनकी आक्रामकता ने शुरुआती विमानन उद्योग को गहराई से बाधित किया। भाइयों खुद अपने दम पर आगे नहीं बढ़ सके। अन्य आविष्कारक और विशेषज्ञ थे जो उनकी मदद कर सकते थे और इस विचार को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन राइट भाइयों ने अपने डिजाइन पर एकाधिकार करने का फैसला किया और पेटेंट युद्ध शुरू कर दिया। 1906 में उन्हें अपनी उड़ान नियंत्रण विधि के लिए पेटेंट मिला और इसके बाद उन्होंने राइट कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने विमान निर्माण पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। इसके बजाय उन्होंने अपनी कानूनी रणनीति बदली और लाइसेंसिंग शुल्क वसूलने के प्रयास में किसी भी विदेशी या घरेलू विमान चालक और कंपनियों पर मुकदमा करना शुरू कर दिया। इसमें विमानन के अग्रणी ग्लेन कर्टिस भी शामिल थे। 1910 में उन्होंने कर्टिस के खिलाफ मुकदमा जीत लिया और उसके बाद होने वाली हर कानूनी घटना में भी जीत हासिल की। इसमें राइट भाइयों द्वारा दायर किए गए 9 मुकदमे और उनके खिलाफ दायर किए गए 3 मुकदमे शामिल थे। यहाँ तक कि विल्बर के निधन और ऑरविल के रिटायर होने के बाद भी पेटेंट युद्ध जारी रहा, क्योंकि अन्य निर्माता अपने अपने कानूनी मामले शुरू कर रहे थे। इस युद्ध ने विमानन उद्योग के लिए एक अंतहीन संकट खड़ा कर दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में इस उद्योग के विकास में रुकावट आ गई। पेटेंट युद्ध 1917 तक हल नहीं हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक पेटेंट पूल बनाया, जिससे उद्योग को स्वतंत्र रूप से नवाचार करने और एक छोटी सी फीस के बदले अपनी तकनीकों को साझा करने की अनुमति मिली। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। लेकिन मेरा नाम टाई नॉट्स है और मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा।